बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट पर करेंगे आज चैप्टर 4 द पॉलिटिकल अवेकनिंग इन इंडिया। इसका बैकग्राउंड पढ़ लेते हैं पहले। द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट वर आइसोलेटेड आफ्टर द वॉर इंडिपेंडेंस इन 1857. Urdu Hindi controversy instigated their anger and they realized that Hindus will never favor any cause that is befitting for the Muslim population. अब सबको पता है कि 1857 में वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस किसकी वजह से शुरू हुई, उसमें इंडियन और सिखों ने क्या किरदार अदा किया और बाद में वो सारा मलबा मुसलमानों के ऊपर डाल दिया कि जी हमें तो इन्होंने उकसाया था जंग करने के लिए। सबको पता है कि ये राइफल्स के अंदर वो जो बुलेट्स थी वो बोर और काऊ के चर्बी से पैक हुई हुई थी, कार्ट्रिज बना हुआ था और मुंह से उनको उसको खोलना होता था। तो मुसलमान और हिंदुओं ने कहा था कि ये हमारे ईमान के ख़िलाफ़ है, हमारा तो ईमान जाता रहेगा अगर हम, क्योंकि मुसलमान जो है उनमें बोर हराम है, ठीक है, और जो इंडियंस हैं वो काउस को अपनी माँ समझते हैं, उसको पूछते हैं। तो दोनों क्या ये मसला था, लेकिन ज़्यादा जो बात उठाई गई थी ना वो हिंदुओं और सिखों की तरफ से उठाई गई थी। तो फिर वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस हुई 1857 में, जिसमें दिल्ली के बाहर ये सारा लाल किले के सामने ये सारा मैदान जंग हुआ और उस वक्त ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ना कौन हरा सकता था, क्योंकि वो बहुत पावर में थी। खैर हमें शिकस्त हुई और बाद में जब बलमा डाला गया सारा मुसलमानों के ऊपर तो उर्दू हिंदी फसाद भी उन्हीं दिनों में शुरू हुआ कि जी यहाँ उर्दू चलेगी सरकारी लैंग्वेज या हिंदी चलेगी, या उर्दू को ज़्यादा रिवाज मिले या हिंदी को रिवाज मिले। मुसलमान जो है ना वो ये समझ चुके हुए थे कि हिंदुओं ने हमें ना आगे नहीं निकलने देना, क्योंकि बरतानिया वाले हिंदुओं के ज़्यादा नज़दीक हो गए थे इस बात से कि अच्छा तुम्हें इन मुसलमानों ने उकसाया था, यानी तुम हमारे खिलाफ नहीं हो, और डायरेक्टली अंग्रेज़ मुसलमानों के खिलाफ हो चुके थे। मुसलमानों को ये पता चल गया था कि भाई अब हमारी ज़िंदगी जो है ना किसी अजाब से कम नहीं है इंडिया में या बड़े सगीर पाको हिंद के अंदर। अब द लिबर्ट बिल passed by Lord Ripon in 1884 arose political disturbance amongst Hindus and Muslims communities. अब रईसी कसर जो लिबर्ट बिल था जो कि लॉर्ड रिपन ने पेश कर दिया था 1884 के अंदर, वैसे तो देखने में ये तो बहुत अच्छी चीज़ थी जो इसने बिल पास करवाया था। वो ये था कि जितनी भी हुकूमत के पास ताकत है ना वो सारी मुकामी हुकूमतों को बांट दी जाए, ठीक है, यानी लोग मुकामी इलाकों में रहते हुए अपने अपने मसाइल को मुकामी हुकूमतों को बताएं और वो मुकामी हुकूमतें ही उनका मसला हल कर दें। ऐसा ना हो कि डायरेक्ट हुकूमत तो किसी की रसाई मुमकिन ही नहीं होती, इसलिए हब्स के अंदर बांट दिया गया था ताकत को, छोटी हुकूमतों को दे दिया गया था, मुकामी हुकूमतों को ट्रांसफ़र ऑफ पावर कर दिया गया था, जिससे थोड़ी सी और डिस्टर्बेंस पैदा होनी शुरू हो गई थी हिंदू और मुसलमान कम्युनिटीज़ के अंदर, क्योंकि जिनके पास ये मुकामी हुकूमतें थी उनमें ज़्यादातर हिंदू मौजूद थे और वो ज़ाहिर बात है अपनी भलाई का ही काम करेंगे ना, मुसलमानों का तो कोई नहीं सोचेगा। ऑल दीज इवेंट्स लेड टू द पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द लोकल पॉपुलेशन रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। अब यही चीज़ जब लोगों को अपने हकूक़ का पता चला कि ओ अच्छा इस बिल की बुनियाद पर लोगों को पता चला भाई हम भी इंसान हैं, हमारे भी कोई हक है और हम भी हुकूमत से अपने बारे में अपनी अच्छाई के लिए अपने हकूक़ को पूरा करवाने के लिए सहूलियात के लिए राब्ता कर सकते हैं। तो फिर दो तरह की जो है ना पार्टियां उठकर उभर कर सामने आई जिन्होंने अपने अपने मकासद को अपने अपने मैंडेट को लोगों के सामने रखा और कहा कि जी हम आपके लिए लड़ेंगे, आपके हकूक़ के लड़ेंगे, आपको आज़ादी दिलाएंगे, आपको हक़ राय का फैसला दिलवाएंगे। तो ये जो है ना इसमें दो जो मेन पार्टीज थी वो है इंडियन नेशनल कांग्रेस जो इंडिया की थी, ठीक है, ज़्यादातर हिंदू थे इसके अंदर, और कायदे आज़म ने भी पहले इसको ज्वाइन किया था, बाद में छोड़ दिया था ये जान करके ये तो सिर्फ हिंदुओं की बात करती है, और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि मुसलमानों की एक सियासी जमात थी। Partition of Bengal and its reversal 1905-1911. The province of Bengal was very large in size and population and was difficult to administrate या एडमिनिस्टर। अब बांग्लादेश जो है एक बहुत बड़ा सूबा है इंडिया का, ठीक है, अब तो खैर वो एक अलग मुल्क की हैसियत से सामने आया जब से हमसे इन्होंने छीन लिया मशरकी पाकिस्तान को, बांग्लादेश को। तो उस वक्त जो ये था ये एक सूबा था बहुत बड़ा और इसकी एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जो डिसिप्लिन है वहाँ कायम रखना और वहाँ के सारे काम करना बहुत मुश्किल होता था एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, वहाँ के गवर्नर के लिए। इन 1905 इट वॉज
it was partitioned into two provinces by the Viceroy Lord Curzon. तो जो लॉर्ड कर्जन है ना वो वहाँ के वाइसराय थे उस प्रोविंस के, तो उन्होंने क्या कहा कि भाई मुझे देखें बड़ी बड़ी दूर सफ़र करके जाना पड़ता है, एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक मुझे कई दिन लग जाते हैं इस प्रोविंस की देखभाल करने में, तो मैं इसको दो हिस्सों में बांट देता हूँ। इससे ये होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन आधी हो जाएगी, आधे आधे चीज़ को देखना देखभाल करना आसान होता है, छोटा कर देना किसी चीज़ को, ठीक है ना। तो इसको दो हिस्सों में बांटने से ये फ़ायदा होगा कि इसको मैनेज करना आसान हो जाएगा मेरे लिए। तो लॉर्ड कर्जन ने 1905 के अंदर बांग्लादेश को दो हिस्सों में बांट दिया, उसको तोड़ा नहीं, बस उसकी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ऐसा किया गया। लेकिन ये एक तूफान था। इट्स एम वाज टू मैनेज द वास्ट प्रोविंस इन अ बेटर वे। वो तो सिर्फ ये चाहता था ना कि इस प्रोविंस के जितने भी मामलात उनको अच्छे तरीके से लेके चला जा सके, सबकी बात सुनी जा सके, सड़कों का ख्याल रखा जा सके, बाकी जो भी वाइसराय का काम होता है या गवर्नर का काम होता है जो कि सूबे की बेहतरी के लिए होता है, उस वजह से इसको दो हिस्सों में तकसीम किया गया था। इसमें कोई हिंदू मुसलमान वाली बात नहीं थी। लेकिन हुआ क्या, ईस्ट बंगाल एंड असम विद देयर कैपिटल एट ढाका had the Muslim majority, and West Bengal including Bihar and Orissa with their capital at Kolkata had the Hindu majority. ये तीन लाइनें इंतहाई इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए जाननी कि जो दो हिस्सों में इसको बांटा गया था ना, एक ईस्ट बंगाल था, ठीक है, और दूसरे को हम वेस्ट बंगाल के नाम से जानते हैं। ईस्ट बंगाल में मुसलमानों की मेजॉरिटी थी, जिसमें जो इलाके आते थे वो असम था, ठीक है, और कैपिटल जो था इसका दारुल खिलाफा, उसको ढाका को उसका दारुल खिलाफा बनाया गया था। और ये ईस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा मुसलमान बसे हुए थे। वेस्ट बंगाल की बात करें तो वहाँ पर बिहार और उड़ीसा आता था, और बीच में कलकत्ता को उसका दारुल खिलाफा बनाया गया था, जहाँ पर हिंदू की मेजॉरिटी ज़्यादा थी। तो हमने सीखा कि ईस्ट बंगाल में मुसलमान और वेस्ट में हिंदू मेजॉरिटी मौजूद है। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता हम उस तरफ जा रहे हैं, ठीक है। अभी हम यहाँ पर जो साइड में नोट है ये भी मैं पढ़ूंगी, लेकिन पहले मैं इस टॉपिक को पूरा करूं, फिर वापस हम इस नोट पर आते हैं। इसको जानना भी बहुत जरूरी है आपके लिए। The decision benefited the Muslim population as more schools were established, many industries and job opportunities for Muslims were created. अब इसका अल्लाह की तरफ से फ़ायदा ये हुआ मुसलमानों को, क्योंकि वो मेजोरिटी का इलाका उनको खाली मिल गया था, ठीक है ना। वही मेजोरिटी थी उनकी, कोई हिंदुओं की अमल दखल नहीं था, मुकामी हुकूमत भी उनके हक में थी, मुसलमान हुकूमत ही थी वहाँ पर ईस्ट बंगाल के अंदर। तो लोग बड़े खुश हुए। इसमें क्या हुआ कि लोगों ने नए नए स्कूल बनाए। जब अपनी चीज़ होती है ना, अपना घर होता है, तो फिर बंदा उसकी ताज़ीन और आराइश के लिए पैसे लगाना शुरू करता है। अब उनको पता चल चुका था ईस्ट बंगाल के मुसलमानों को कि भाई शुक्र है अल्लाह का, हमें इन्होंने अलग कर दिया है हिंदुओं से। बेशक हम इंडिया के ही हिस्से में, लेकिन अब हम सुकून का सांस लेंगे। तो उन्होंने नए नए स्कूल बनाए, इंडस्ट्रीज़, जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ मुसलमानों ने एक दूसरों के लिए क्रिएट करना शुरू कर दी। तो बड़ी खुशहाली हो गई। हाउएवर हिंदूज एंड द मेंबर्स ऑफ कांग्रेस वर अगेंस्ट द डिवीजन। अब हिंदुओं के पेट में दर्द शुरू हो गया, ले जी ये क्या, आपने क्यों हमारे मुल्क को, हमारी भारत माँ को दो हिस्सों में बांट दिया, आपने बांग्लादेश को क्यों दो हिस्सों में बांटा है, हमसे पूछा नहीं गया, और किसने ये फैसला ले लिया और क्यों ले लिया। दे प्रेशराइज द गवर्नमेंट एंड जस्ट आफ्टर 6 years द ब्रिटिश गवर्नमेंट रिवर्स बैक देयर डिसीजन एंड द पार्टीशन ऑफ बंगाल वाज कैंसल्ड इन 1911। अब क्या हुआ, इतना प्रेशर, अब बेचारा एक छोटा सा सूबा था, अगर हो गया अलग तो होने दो ना भाई, क्या हो गया तुम लोगों को। बस इन्होंने जो जोर डालना शुरू किया हुकूमत के ऊपर, लॉर्ड कर्जन के ऊपर, कि नहीं जी अपना फैसला वापस लें। और फिर तकरीबन 6 साल के बाद मुसलसल इनकी धमकियां सुनने की वजह से ये फैसला वापस लिया गया, डिसीजन वापस हुआ, और वापस से ईस्ट और वेस्ट बंगाल को एक हिस्सा बना दिया गया, वापस बंगाल के प्रोविंस के अंदर तब्दील कर दिया गया।